बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तहां हमारा। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से हमें आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस जो कि पुईनी जज भी हैं, यानी कि पुईनी जज का मतलब सीनियर तरीन जज आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो कर रहे थे। और केस था जो मखसूस नशिस्तें हैं रिजर्व सीटें ख्वातीन की और माइनॉरिटी के हवाले से। आप सबको मालूम है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन फस्ताई ताकतों के साथ और ये चोरों लुटेरों डाकुओं के साथ मिलकर किस तरह से डकैती करके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी वो लेकर दूसरी जमातों में तकसीम कर दी। और अनफॉर्चुनेटली पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को अप होल्ड किया, जो कि मैं समझता हूँ मैनेज्ड वन था, कंप्रोमाइज था और कंट्रोल था। इस हवाले से मैंने एक वीलॉग 2 माह पहले किया था, वो इंशाल्लाह मैं दोबारा से इस हवाले से जो आज इशू हुआ सुप्रीम कोर्ट में और इसकी हियरिंग हुई उस पर डिटेल बताऊंगा। मुख्तसर ये है कि 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला था हाई कोर्ट पेशावर का वो सस्पेंड भी कर दिया। और ये सिचुएशन ये आ गई कि जो पंजाब में सीटें ली गई हैं और ख़ासकर KPK में, वो इस वक्त स्टेटस को में चली गई हैं, बल्कि स्टेटस को से रिवर्ट हो गई हैं। और आप यूँ समझ लीजिए जो रिज़र्व सीटें तकसीम की गई थी PDM की जमातों में, वो अब उनके पास नहीं रही। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ा फैसला है, बड़ी हैपनिंग है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस हवाले से हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो यकीनी तौर पे वक्त बदलता हुआ नज़र आ रहा है। और वक्त बदलने की वजह मैं समझता हूँ जहाँ पर बेशुमार अवामिल है, जिसमें अवाम का खड़े होना, अवाम लोगों का इन फस्ताई ताकतों के खिलाफ मुकाबला करना, वहाँ पर जजेस ने भी हौसला किया है। और मैं समझता हूँ कि बारिश का जो कतरा, बल्कि बारिश के कतरे बने हैं, वो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बने, जिन्होंने बड़े बाज़ाब्ता आइनी और कानूनी तरीके से जो लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि इस वक्त जो है हियरिंग सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद है। और उसमें मैं समझता हूँ इंतहाई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी होंगी। उसकी वजह से ये फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट पे भी अब हवाएं बदलती हुई आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन आज का वीलॉग में सिर्फ 2 मज़ामीन, जो कि एक हामिद मीर का जो कॉलम है जो 4 रोज़ पहले लिखा गया अखबार में, वो पढ़ना चाहूँगा। और फिर इमरान खान साहब ने जो अपना मजमून लिखवाया है या भेजा है डेली टेलीग्राफ, जो कि UK का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेली न्यूज़पेपर है और दुनिया में भी सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, उस पर जो मजमून है वो मैं बताना चाहता हूँ और उस पर छोटा पट तज्जिया भी कर दूँगा। हामिद मीर का जो कॉलम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हालात और वाक़यात इस वक्त चल रहे हैं उसके हवाले से बिल्कुल एब्रप्ट और टू दी पॉइंट है। आर्मी के पास 2 फुल जनरल, 29 लेफ्टिनेंट जनरल और 194 मेजर जनरल है। इस वक्त 9 कोर फौज के लिए 30 लेफ्टिनेंट जनरल है, 18 डिवीज़न के लिए 166 मेजर जनरल, बाकी नीचे ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर का हिसाब लगा लें। इसके अलावा DGISPR जो कि एक कर्नल रैंक की असामी थी, इस पे आप मेजर जनरल लगाया जाता है। यानी ट्विटर चलाने के लिए भी फौज जनरल इस्तेमाल करती है। एक जनरल से लेके ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर तक हर एक फौजी पाकिस्तानी अवाम को कितने में पड़ता है, कभी इस बारे में सोचा है आपने? अगर हकीकत आपके सामने आ जाए तो अवाम की आंखें खुल जाएंगी और सियासतदान फरिश्ते लगना शुरू हो जाएंगे। तनख्वाह के अलावा मराहत, जिनमें दौरान मुलाजमत मुफ्त रिहाइश बंगला, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त गैस, C-130 तैयारे में पूरे मुल्क में मुफ्त सफरी सहूलत, PIA और रेलवे से रहते टिकट पर मुसाफिर की सफ़र की सहूलत, नौकर चाकर की सहूलत, ब्रिगेडियर और इससे ऊपर वालों के लिए स्टाफ कार यानी सरकारी गाड़ी, बच्चों की आर्मी पब्लिक स्कूल, FWO स्कूल, PAF इंटर कॉलेज, बहरिया स्कूल और कॉलेज, नस्ट यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मुफ्त पेशा वाराना तालीम, आर्मी मेडिकल कॉलेज में मुफ्त डॉक्टरी की तालीम, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अस्पताल में फौजियों का अपना, इनके बच्चों, बीवी और वालिदैन का ताहयात मुफ्त इलाज, रिटायरमेंट के बाद तमाम जायदाद वेल्थ टैक्स से मुस्तस्ना, फ्लैट, विलास, दुकानें, प्लाट, मरब्बे और ना जाने क्या क्या इन फौजियों को दिया जाता है।
इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी अदारे का सरबराह भी लगा दिया जाता है। रिटायर्ड फौजियों और इनके बच्चों की फलाह के नाम पर ट्रस्ट और फलाही इदारों की आड़ में बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, फर्टिलाइजर, सीमेंट, सरिये की फैक्ट्रियां, डेयरी फार्म्स, शुगर और टेक्सटाइल मिलें, मिर्च मसाले की फैक्ट्रियां और यहाँ तक कि पेट्रोल पंप और शादी हाल तक चलाए जा रहे हैं। मुल्क की मईशत मुसलसल ज़वाल पजीर है, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, सरमाया डूब रहा है। लेकिन 1953 में मिलने वाले $18 लाख से चैरिटी के नाम पर शुरू किया जाने वाला ये कारोबार तरक्की करते हुए आज अरबों डॉलर का सरमाया बन गया है। वजह सिर्फ यह है कि जिन लाइसेंसों और परमिटों के लिए आम सरमायाकार सालों दफ्तर के चक्कर काटते हैं और जलील ख्वार होते हैं, वो इन फौजियों को बगैर चूं चरा किए दे दिए जाते हैं। मजीद ये कि अगर किसी कारोबार में नुकसान होता है, सरकारी बजट से इसे पूरा कर दिया जाता है। शोधा के वर्सा के नाम पर ली जाने वाली कीमती शहरी ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना डाली हैं और शहरियों को महंगे दामों अरबों कमा लिए, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं कि सवाल कर सके। अगर आम शहरी को कोई फलाई NGO और खोलना चाहे तो वो फौज वाले फंडिंग के जरिए को ज़राए को गैर तसल्ली बख्श करार देकर पाबंदी लगा देते हैं और ख़ुद रिटायर्ड फौजियों के फलाह बहबूद के नाम पे इदारे बनाकर कारोबार कर रहे हैं। दुनिया भर में रियासत का क़याम अपने अवाम की फलाह बहबूद और समाजी माशी तरक्की के लिए होता है, लेकिन इस मुल्क में फलाह बहबूद सिर्फ फौजी मुलाजमीन के लिए है। फौज पिछले 70 साल से पाकिस्तान के गरीब अवाम के मुंह का नवाला छीन कर अपना पेट भर रही है और साथ में आप पर एहसान भी जता रही है कि आपको रात को सुकून की नींद फौज की वजह से आती है। कोई कौम भी भला इतनी कम अक्ल और नादान हो सकती है जितनी कि पाकिस्तानी कौम। ये हामिद मीर की ये चीज़ें हैं। नोट, इन कामयाबियों और तरक्कियों का सफ़र मज़ीद बढ़ रहा है जो कि पाकिस्तानी नस्लों ने अदा करना है। हामिद मीर की जो ये का मज़मून है यकीनी तौर पे टू दी पॉइंट और एब्रप्ट है। अगर इसमें हम बेशुमार चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो जो नक्शा सामने आएगा वो इससे भयानक होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है। उन्होंने बड़े नपे तुले अंदाज में ये तहरीर लिखी है। अगर देखा जाए तो पूरा निज़ाम जो है पाकिस्तान का, पूरा निज़ाम हुकूमत, निज़ाम रियासत, जितने भी इदारों का निज़ाम है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम फौज कहते हैं उसके हाथ में आ चुका है। आपकी पार्लिमान, आपकी सूबाई असम्बलियाँ, आपकी फेडरल हुकूमत, आपकी सूबाई हुकूमतें, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, एवरीथिंग इज लुकिंग अंडर कंट्रोल, अंडर स्टन प्रेशर, कंप्रोमाइज, मैनेज और कंट्रोल है। इतना ही मैं समझता हूँ तजिया करूँगा। और इमरान खान साहब ने जो डेली टेलीग्राफ में अपना मजमून शाया किया है उसका जो क्रक्स है वो मैं पढ़ देता हूँ ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि लंबी एक तहरीर है। उसमें जो क्रक्स है उस पर ये फरमाते हैं इमरान खान साहब, और मैं समझता हूँ अगर इमरान खान साहब का जो एक बात की जाती है कि इमरान खान साहब को लिखने की आज़ादी नहीं है और ये भी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। और प्रिजन डिपार्टमेंट में, पाकिस्तान प्रिजन रूल्स में भी मौजूद है कि जो कैदी होते हैं या हवालाती होते हैं, जो इनमेट्स होते हैं, उनको राइट होता है लिखने पढ़ने का, इवन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, वो वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उनको मैट्रिक है वो इंटर के एग्ज़ाम दे सकता है, BA के दे सकता है, MA के दे सकता है, लॉ के भी पहले देते रहे हैं। इसके अलावा इस्लामिक कोर्सेज होते हैं, लॉट ऑफ एजुकेशन ही कैन गेट इन विद इन प्रिजन। लेकिन इमरान खान साहब को मैं हैरान हूँ कि उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स या लीगल वकला हैं जो कि देख रहे हैं इस मामले को क्यों नहीं उठा रहे हैं। वो कि हमें उसमें उन्होंने अगर कहेंगे तो मैं हाजिर हूँ, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इंशाल्लाह ये हाई कोर्ट का मैटर है, इसको रेस करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब वहाँ पर मेट हैं तो उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। वो लिख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ अखबारात लगवा सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, और लिखने का राइट किसी को कोई नहीं छीना जा सकता। ये आपका बुनियादी हक है। जिस तरह सांस लेने की आज़ादी किसी से लेने की ज़रूरत नहीं, आप लेते हैं। खाने की आज़ादी आपको लेने की ज़रूरत होती है, वो हक है। ज़िंदा रहना आपका हक है, बोलना आपका हक है, सुनना आपका हक है। ये वो हकूक़ है जो किसी ने नहीं दिए, ना किसी से लेने की ज़रूरत है, ये आपका राइट है। तो मैं समझता हूँ लिखना तो फंडामेंटल राइट्स है और इमरान खान साहब को लिखना चाहिए, क्योंकि इस वाले से लोग कह रहे हैं कि जनाब या तो लीक हुई है या इमरान खान साहब इनको क्रक्स बता देते हैं, आगे लिखने वाले हैं।
जो भी है, अगर किसी वकील ने लिखा है या उनके किसी लीडर ने उनके कहने पे लिखा है या इमरान खान साहब ने लिखा है, मैं समझता हूँ कि इन्हें हाई कोर्ट में जाके परमिशन लेना चाहिए, इन्हें बुक्स लिखनी चाहिए। बेशुमार तारीख में मौजूद है कि बड़े बड़े लीडरों ने जेल में रह के किताबें लिखी हैं। जावेद हाशमी साहब ने किताब लिखी है, हाँ मैं बागी हूँ, उस वक्त मैं अडाल जेल में मौजूद होता था, मैंने मोटिवेट किया था जावेद हाशमी साहब को। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने लिखी है, भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लिखी है, मुस्तफ़ा खर साहब ने लिखी है। इस तरह लिखते हैं बुक्स, और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के बुक लिखनी चाहिए, कॉलम्स लिखना चाहिए, और वो लिख सकते हैं। और क्रक्स जो है इमरान खान साहब का, जो कि डेली टेलीग्राफ में लिखा है, उसमें यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन खान ने डेली टेलीग्राफ में लिखे गए मजमून में मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट संगीन हल्ज़ामात आयद करते हुए लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, अब इनके पास मुझे कत्ल करने के सिवा कुछ नहीं रह गया, लेकिन गुलामी पर मौत को मैं तरजीह दूंगा। जुमेरात को गैर मुल्की और अखबार दी टेलीग्राफ में लिखे गए एक मजमून में इमरान खान ने कहा कि आज पाकिस्तान और इसके अवाम एक दूसरे के आमने सामने हैं। तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया गया, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक हुकूमत वजूद में आई थी जो कि नाजायज़ थी, और जो मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर ना सिर्फ नाजायज़ थी बल्कि ये रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी करवाई गई थी, और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए पाकिस्तान को जिस डगर पर ले जाना चाहा है उसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद से पाकिस्तान की सियासत में मेरी पार्टी का वजूद ख़त्म करने के लिए हर बार आजमाया गया, लेकिन सिविलियन क़यादत के लिए कुछ भी काम ना आया, और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के आम इंतखाबात ने इनकी तैयार करदा मनसूबे को बुरी तरह से नाकाम रद्द कर दिया है। एक ऐसे मुल्क में जहां राय दहिंदगान अक्सरियत किसी पार्टी के निशान से रहनुमाई हासिल करती है, वहाँ इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद अवाम ने बाहर निकल कर मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से वोट दिया और उन्हें जिताया। इमरान खान ने अपने मजमून में दावा किया कि आज पाकिस्तान एक ख़तरनाक चौराहे पर खड़ा है, जहां अवाम ने इंतखाबात में साजिशों के बावजूद ना सिर्फ PTI की क़यादत बल्कि इसके कारकुनों पर होने वाले जुल्म, कैद और तशद्दुद को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने लिखा है कि मौजूदा हुकूमत जग हंसाई का बायस बन रही है। इमरान खान ने अपने मनसूबों में मजमून में मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, फौज और हुकूमत और अदलिया पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्हें सिवाय मुझे कत्ल करने के लिए के कोई हरबा बाकी नहीं रहा, लेकिन वो डरने वाले नहीं, गुलामी के बजाय मौत को तरजीह देंगे। मैं इस पे आखिर में ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान साहब ने जो कौम के लिए 50 साल में किया, मैं समझता हूँ तारीख़ इंसानी में ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ जो 50 साल से ज़्यादा अरसे कौम को सिर्फ दे रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। और इमरान खान साहब ने ना सिर्फ खेल के मैदान में कौम को दिया, ना सिर्फ फलाही कामों में दिया, ना सिर्फ एजुकेशन के मैदान में दिया, और फिर 28 साल में सियासत में अकेला जो चला था वो पाकिस्तान की 90% को लवाम को तैयार कर चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत सी उन्होंने अपनी ड्यूटी फ़राइज़ सर अंजाम दे दी है। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और उनको मौका दे कि पाकिस्तान में रियल तब्दीली ला सकें, हकीकी आज़ादी ला सकें। इसके लिए मैं इसको 3 फेज़ में तकसीम करता हूँ। कौम अभी एक फेज़ क्रॉस किया है, दूसरा तीसरा फेज़ रहता है, तो खान साहब अपने ज़रिए और ऐसी लीडरशिप PTI में लेकर आए। मैं समझता हूँ PTI में इस वक्त जो लीडरशिप है वो विजनलेस है, वो अपने स्टेक्स इंटरेस्ट के लिए है, और कोशिश इमरान खान की होती है और दे आर ओनली बेनिफिशरीज। इनको आप पुश करें कि आप एक विजन दें। आपने बता दिया कि हु आर रॉन्ग डूअर, कौन कौन से रॉन्ग डूअर्स हैं और उनका रिंग लीडर कौन है, वो भी कौम को पता लग चुका। लेकिन अगला फेज है विजन देना, कि अगर आप आते हैं और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आते हैं तो आप क्या चेंजेस लाएंगे, क्या जमहूरी इनकलाब लेकर आएंगे, क्या ब्यूरोक्रेसी आप ख़त्म कर पाएंगे, क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और आर्मी को आप उनके आइनी और कानूनी हदूद में किस तरह लेकर जाएंगे। आप विजन दें, ठीक है। हम जैसे लोग आपकी असिस्ट आपको करेंगे, हमारे पास विजन है, क्योंकि पाकिस्तान not only needs fundamental rights, protection of fundamental rights, Pakistan only does not need democracy, true norms of the democracy,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیڈز ریفارمیشنز، اور ریفارمیشن ول اسٹارٹ فرام دی امینڈمنٹ آف سپریم لا آف دا لینڈ دیٹ از کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973۔ اس میں بے شمار لوپ ہولز ہے، رائٹ فرام پریمبل، جس میں کہا جاتا ہے کہ جناب عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے جو ہے ملک چلائیں گے اور سوورنٹی اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں دیکھیے گا تو اس وقت پارلیمنٹ میں ٹرو ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، سینٹ انڈائریکٹلی ہوتے ہیں، الیکشن ان کے نہیں ہوتے، پھر ریزرو سیٹس کے الیکشن نہیں ہوتے، خواتین کے، مائنورٹیز کے نہیں ہوتے، پھر ججز کے معاملات آپ دیکھیں 175A یہ روٹن ہے، یہ میرٹ پہ ججز نہیں آتے، یعنی کہ آپ کو ویژن دینا پڑے گا، آپ کو بیوروکریسی کا خاتمہ کرنا پڑے گا، آپ کو آرمی کو پلیئر سیٹ، چیف آف آرمی سٹاف کی جو سیٹ ہے وہ پلیئر سیٹ بنانی پڑے گی تاکہ وہ ایٹ پار ود ادر کنٹریز وہ کام کر سکے۔ اور اگر جو 5 سال کے لیے ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے اور وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، وہ رکاوٹ ہے، اس کو تبدیل کرنے میں کوئی دقیقہ فرض نہ کرے، ود ان نو ٹائم اس کو تبدیل کرے، ان کو پروفیشنل کر کے صرف ان کے بارڈر تک اور ان کے بیرکس تک لے جائے اور بارڈرز تک لے جائے۔ ان کا کام بزنس نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، صنعت نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ میں نہیں ہے، ان کا کام سول اداروں میں مداخلت نہیں ہے۔ ایون جو خفیہ اداروں کی NOCs دی جاتی ہیں مختلف اپائنٹمنٹس میں، مختلف اپائنٹمنٹس کے علاوہ آپ تمام اپائنٹمنٹ ایون بیوروکریسی کی اب ACR وہی آپ سمجھتے لکھتے، ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا، سیاسی ونگز ختم کرنی پڑے گی۔ تو خان صاحب اپنے جو ہے نا جو اس وقت سو کالڈ لیڈرز آپ کے PTI میں موجود ہیں، خدا را ان کو بتائیں، ویژن لے کے آئیں، کمیٹیز بنائیں، لیگل ریفارم کمیٹی بنائیں، آپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی بنائیں، آپ جو فائنینشل ریفارمز کمیٹی بنائیں، ایجوکیشن ریفارمز کمیٹی بنائیں، اوورآل بے شمار کمیٹیوں کی ضرورت ہے جہاں پر ایکسپرٹس موجود ہوں، پروفیشنلز ہوں، نہ صرف پاکستانی، اوورسیز پاکستانی اس میں انوالو ہوں، ان سے فیڈ بیک لیں تاکہ آپ کے پاس پورا ایک میٹیریل سبسٹانشل آپ کے پاس ایک وے فارورڈ ہو، اور جیسے ہی آئے اس کو امپلیمنٹ کرے۔ عوام کو جب یہ پتہ لگے گا، یقین یعنی جتنی بھی سپورٹ کر رہی ہے وہ باہر بھی نکلیں گے، وہ چینج بھی لائیں گے، وہ تبدیلی لائیں گے، پاکستان اس راہ پر نہیں چلے گا۔ تو اس پہ بھی خان صاحب ضرور توجہ دیجیے گا۔ ہم جیسے خادم، ہم آپ کے فین، آپ کے لورز ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنی جان بھی پاکستان کے لیے ہم قربان کریں گے۔ آپ کی سربراہی میں آپ نے قربانی دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ایسی قربانی دی ہے جو انمٹ قربانی ہے، جس کو رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ قوم یاد رکھے گی، اور آج بھی رکھتی ہے۔ نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی کہ جناب آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میرے جتنے بھی ویلاگ آپ کو ریگولر ملتے رہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں کروں گا اس خواتین اور مائنورٹی کو جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو گندم کا معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ضرور کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔